Okay, all right, friends. Recording has been started. So today's back to basics agenda is topic number 3, which is paper 1, section 1, justice. तो जस्टिस में आई थिंक रॉल्स थियरी दिया हुआ है एंड कम्युनिटेरियन क्रिटिक दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो सर देखते आप हैं, लेट्स। रिवीजन करवाने वाले थे उसका आइडियोलॉजीज का 10-15 मिनट्स के लिए रैंडम क्वेश्चन सेशन होने वाला है। ओके, ऑल्दो मैंने पढ़ा नहीं है बट मेरे को याद था इसलिए बता दिया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। चलो बढ़िया है। तो विल डू क्विक रिवीजन फॉर आइडियोलॉजी। रिवीजन मतलब मैं नहीं करवाऊंगा, सब लोगों को करना है। तो एवरीबडी फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीबडी, और यू गाइस कैन टेल एनी आइडिया जो आपको याद आ रहा है। बताओ, फेमिनिज्म में कितने स्कूल्स ऑफ थॉट थे? Three waves were there. ठीक है, 3 वेव्स है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। ओके, स्कॉलर्स को इसको याद है, फर्स्ट में कौन था, सेकंड में कौन था? First डिफरेंस means क्या है? Mary Wollstonecraft मदर। ठीक है। सेकेंड रेडिकल की मदर दो थी, बेट्टी फ्रीडैन प्लस अपनी साइमन डू बेवा। ठीक है। थर्ड में क्या आया? थर्ड में आया पोस्ट फेमिनिज्म, जिसमें थी सुसान फालूदी। पोस्ट इको फेमिनिज्म वंदना शिवा। करेक्ट। ठीक है, और आइडियाज क्या है तीनों के, मतलब तीनों वेव्स में कोर आइडिया क्या है? फर्स्ट वेव पॉलिटिकल सिविल राइट्स के चक्कर में थी। रेडिकल में उन्होंने आइडिया ऑफ जेंडर, आइडिया ऑफ पैट्रियार्की, आइडिया ऑफ, दो ही याद आ रहे हैं, भूल गया। वन इज नॉट बॉर्न वुमन, वन बिकम्स वुमन। या दैट्स पार्ट ऑफ द जेंडर पैट्रियार्की। फिर डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। और पोस्ट फेमिनिज्म में बोल रहे हैं कि मैंने मीन्स डोमेस्टिकेट मेन, इनफ इक्वालिटी इन वेस्ट। ठीक है, करेक्ट। सेकंड में वो सिगमंड फ्रॉड भी है, जो बोलते हैं कि वुमेन सफर फ्रॉम पेनिस एनवी, मेन सफर फ्रॉम कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर वुमन इज टू लुक अट्रैक्टिव। इन दोनों को क्रिटिसिज्म अलग अलग करते हैं। बेटी फ्रीडमैन करते हैं अट्रैक्टिव दिखने की जरूरत नहीं है वगैरह, एंड सिमन डे बियर भी करते हैं क्रिटिसिज्म। हाँ वो उसका वाला। ठीक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल बोला। मैं ऐड कर देता बोलो हूँ। बोलो। सिमन डी बीवर एटर्नलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये फीमेल वाली जो क्वालिटीज है एटर्नलिज्म की, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वी आर यूनिक, ऐसा। करेक्ट, ठीक है। पर्सनल इज पॉलिटिकल कंसेप्ट, सुजैन मुलर ओकिन, उनका बुक है जेंडर जस्टिस फैमिली। टर्म वाज कॉइन्ड बाय कैरोल हैनिस। ओके, कैरोल हैनिस, स्पेलिंग CAROLHANISH, या एल के बाद ई भी लग सकता है सर। हाँ, CAROLEHANISH, कैरोल हैनिस। सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड बाय, आप जो बोले। ठीक है। इसमें एक और है, कैथरीन मैककिनन। He says, when I look at the state, it appears to be male. थर्ड वेव में एक और कॉन्सेप्ट है, ब्लैक फेमिनिज्म, विच सफर फ्रॉम ट्रिपल बर्डन। ट्रिपल बर्डन क्या? जेंडर, रेस और नियो कॉलोनियलिज्म, तीनों का भी मार खा रहे हैं। दैट इज पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। सर ये पोस्ट है सर, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अच्छा, ठीक है। तो ये थर्ड वेव भी नहीं मानते क्या? पोस्ट फेमिनिज्म अलग है क्या? पोस्ट फेमिनिज्म अलग है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म अलग है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म अलग है, ब्लैक फेमिनिज्म अलग है, इको पोस्ट फेमिनिज्म में उन्होंने सेलिब्रेट वुमेनहुड बोलता है, मेन उनका वो है। अब पोस्ट मॉडर्न है जो बोलता है आइडिया को डिकंस्ट्रक्ट कर दो, डिकंस्ट्रक्ट द आइडिया, डिबेटेबल कैटेगरी, कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, तो उस बात पे फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन थे पोस्ट मॉडर्निस्ट में, बताओ। एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ। गो अहेड जी। ये वेव्स वाला जो कंसेप्ट है ना, तो अभी जो नए नोट्स है उसमें शुभ्रा मैम ने क्या करा है कि 4 वे बना दिए। तो जो सेकंड वेव है उसको वो सोशलिस्ट वेव बोलते हैं, जिसमें जो ओरिजिनल आइडियाज थे जो मार्क्स बता रहे थे, या फिर जहाँ लेनिन के वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बना था, तो वो उसको सोशलिस्ट वेव में रख रहे हैं। और फिर जो फोर्थ वेव है ना अभी जो जिसमें लेटेस्ट आ रहे हैं, जैसे ब्लैक फेमिनिज्म या फिर पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म या पोस्ट फेमिनिज्म इटसेल्फ या फिर इको फेमिनिज्म, इसको मैम एज अ फोर्थ वेव मान रहा है ऐसा। वेव में भी मेटा वेव हो गया।
हाँ जी। और इसके लिए एक और टर्म देते हैं, वो इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, पर वो बोलते हैं कि इट इज डिस्क्राइब एज इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब many schools within feminism, so this is called as intersectionality. Of course, na post-colonial is intersecting with the feminism. Ecology concept is intersecting with the feminism concept of life. ठीक है, एक दो और देख लो। आइडियोलॉजी जो है ना, टर्म आइडियोलॉजी, वो काउंट डी ट्रेसी ने बोला था कि आइडियोलॉजी इज साइंस ऑफ आइडिया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आइडियाज है। मार्क्स बोलते हैं आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियसनेस है। ग्रामसी बोलते हैं आइडियोलॉजी जरूरी है बिकॉज उसकी वजह से हेजीमनी बनता है। फिर लेनिन ने मार्क्सिज्म को आइडियोलॉजी बना दिया। एंड कार्ल मैनहीम का बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, वो बोलते हैं लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मार्क्सिज्म इज यूटोपिया। आइडियोलॉजी डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट में होती है, यूटोपिया डिप्रेस्ड क्लास के इंटरेस्ट में होता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट बताओ चलो देव भाई, पोस्ट मॉडर्निस्ट का क्या याद आ रहा है आपको? फूकोल्ट ने आइडिया ऑफ डिस्कोर्स दिया था। सॉरी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज मोर ऑफ ए इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। तो ये पहले तो हिरार्की जो है उसको अपोज कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक जो फूको साहब थे, इनके कंसेप्ट से इंस्पायर होके बना ये। तो फूको का कंसेप्ट था डिस्कोर्सेस का। तो एक और कंसेप्ट था कि रिजीम्स ऑफ ट्रुथ, की जिसका राज है उसी का सच। तो ये दो चीजें। फिर इसी को टर्म है नॉलेज पावर कनेक्शन। जी, नॉलेज पावर कनेक्शन। फिर एक और इंस्पिरेशन था डेरिडा का, जो डेरिडा बोलते हैं, कंसेप्ट लाते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन जो भी हम कर रहे हैं कि एवरी कम्युनिकेशन इज अ मिस कम्युनिकेशन, आई थिंक। यस। Sorry to disturb you, Dev sir. Sorry to disturb you. These were not the inspiration. They were the thinkers of postmodernism. Inspiration were Nietzsche, Albert Einstein, these kind of Marx. अच्छा, मैंने इनको इंस्पिरेशन बोला, ठीक है। आई विल करेक्ट माई सेल्फ। यस, दे वर द मेन लीड प्लेयर्स। ओके। तो डीकंस्ट्रक्शन डेरिडा साहब लेके आए। फिर ये इंस्पायर हुए थे मार्क्स से, मार्क्स के कंसेप्ट के फॉल्स कॉन्शियसनेस से। फिर इसमें ग्रामसी का भी जो हेजीमनी का कंसेप्ट था, उनसे इंस्पायर्ड थे लोग, पोस्ट मॉडर्निस्ट वाले। फिर इसमें नीत्शे का भी एक कंसेप्ट था जो सुपरमैन वाला बताते हैं, गॉड इज डेड। यस, गॉड इज डेड। और जो एस्टेब्लिश्ड आइडिया को चैलेंज कर दे कि इसमें एबिलिटी हो चैलेंज करने के लिए कन्वेंशनल मोरालिटी को, तो वो बंदा सुपरमैन हो जाएगा। फिर इसमें एक कंट्रीब्यूशन दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो रिलेटिविटी वाली बात करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो तो हर जगह लग सकती है। फिर एक मेरे को इसके बाद इसके आगे नहीं आता। पॉपर का एक आइडिया फॉल्सिफिकेशन है। हाँ, कार्ल पॉपर, फॉल्सिफिकेशन। उन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज करा है कि his ideas are not open for falsification, so they are not scientific. his ideas are not open for falsification। मतलब वो कहता है ना कि मैं ही साइंटिस्ट हूँ, मेरा ही साइंटिफिक है, बाकी सब यूटोपियंस है, ऐसा कुछ। एक ये साइंस वाला जो कंसेप्ट मेरे को ऐसा समझ आता है, जैसे इंडिया में एक पहले चलता था कि हम सेक्युलर है, वैसे पहले आइडियोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट में चलता था कि हम साइंटिस्ट है, हम साइंस है। दिस इज ऑन द सेम लाइंस। कार्ल पॉपर एक और चीज बोलते हैं, यूज फॉल्सिफिकेशन रादर देन वेरिफिकेशन। ओके, करेक्ट। एक और स्कॉलर है थॉमस कून, ही टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम। मीन कि हर चीज जो भी बन रही है सब कुछ पैराडाइम है, हर चीज कंसेप्चुअल, एक वर्ड है इनका, किसी को याद आ रहा है? और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देयर इज नो अल्टीमेट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और कुछ है पोस्ट मॉडर्निज्म में? हाँ, वो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और मॉडर्नाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है। वो एक पॉइंट है ना कुछ तो। हाँ, एक और इसमें ऐड करता हूँ मैं कि मल्टीकल्चरलिज्म की बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, और मॉडर्निस्ट जो है वो होमोजेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू मल्टीकल्चरिज्म।
किस किस को याद है, कौन बताएगा? सिंगिस किंग, आप बताओ क्या याद आ रहा है आपको मल्टीकल्चरलिज्म से? जो भी याद आ रहा है बोल दो, कोई इशू नहीं है। सर वो भीखू पारिक करेक्ट, विल किमलिका थे और भिखू पारिक थे। क्या डिफरेंस है हाँ दोनों जी में? सर ये भीखू पारिक बोलते हैं कि रिफ्यूजी को देना चाहिए, रिफ्यूजी एंड इमिग्रेंट्स को उनको नेशनल मतलब सिटीजनशिप देनी चाहिए, और उतना मुझे याद नहीं है उतना सर। सही सही कह रहे हो आपने, इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज, करेक्ट, दोनों को देना चाहिए ऐसे भिखू पारिक बोलते हैं, विल किमलिका नहीं देते हैं। हाँ जी और कोई डिफरेंस है क्या, बाकी लोग बताओ? एक सिटीजनशिप की बात करते हैं विल किमिल का साहब, कि मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप होना चाहिए। हाँ ठीक प्रिंसिपल है, जैसा भी कुछ यूज करते हैं आई गेस भीखू हाँ पारिक। भीखू पारिक हार्म प्रिंसिपल मिल का कॉन्सेप्ट है तो वो यूज करते हैं करेक्ट, भीखू पारिक। हाँ करेक्ट। एक और पॉइंट बोलते हैं भिखू पारिक की, जो भी आइडियाज बन रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, दे ऑल शुड बी द रिजल्ट ऑफ डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस। और कुछ है इसमें मल्टीकल्चरलिज्म में? जल्दी जल्दी। 3 टाइप के राइट दिए विल किमलिका ने, पॉलीइथनिक राइट, रिप्रेजेंटेशन राइट्स एंड सेल्फ गवर्निंग राइट्स। क्रिटिसिज्म क्या है बताओ मल्टीकल्चरलिज्म का? गेटोइजेशन जो करेक्ट, उसने अमर्त्य बात सेन की है बोलते हैं कि गेटोइजेशन हाँ होता है। अपने इंडिया के मत से। हाँ, अमर सेन बोलते हैं। और क्या होगा क्रिटिसिज्म? फेमिनिस्ट क्रिटिक करेंगे ऑब्वियसली, क्या होगा? वो और पैट्रियार्कल है और कल्चर इज हाँ पैट्रियार्कल। करेक्ट, सारे कल्चर्स पैट्रियार्कल होते हैं, तो सब जगह पे वुमन का ऑपरेशन होगा। तो देयर इज अ नीड फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि भाई वुमन इक्वलिटी होनी चाहिए, वुमन राइट्स होने चाहिए। ठीक है, और क्या होगा क्रिटिसिज्म इनका मल्टीकल्चरलिज्म का? कॉस्मोपॉलिटन स्कॉलर्स आई थिंक डेविड हेल जैसे लोग करेंगे क्रिटिसिज्म कि यूनिवर्सल क्या बोलते हैं ना, मेट्रो जो होता है, मेट्रोपॉलिटन में कैसे इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर होता है, वो नहीं हो पाएगा ऐसे करेंगे तो। एक दूसरे को शेयरिंग नहीं कर पाएंगे ना ज्यादा कल्चर्स में। और क्या होगा क्रिटिसिज्म बताओ? ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड एक और था, बताओ ये कंसेप्ट क्या है? पारुल जी गो हेड, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। मैंने नहीं पढ़ा। जितना याद आ रहा है बोल दो वही ना, हाँ एंड नो ऑफ इश्यूज। आइडियोलॉजी एंड ऑफ आइडियोलॉजी में एक पेज थी कि आइडियोलॉजी देयर इज the process of ideology has reached its logical conclusion with liberalism emerging as the end ideology. उसके बाद end of history का concept आया नहीं नहीं, बीच एंड में, ऑफ आइडियोलॉजी बुक और किसका है? एंड ऑफ आइडियोलॉजी I बुक don't किसने दिया है? remember. I अरे really स्क्रीन पे don't देख लो ना यार। डेनियल बेल। Okay, then I was और not ये looking at it. 1960s 70s में दिया हुआ है ये, ठीक है, 1960s के आसपास दिया है ये बुक। तो उनका बेसिकली ये कहना था कि जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है दैट इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडियोलॉजी इटसेल्फ। तो इसीलिए एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज बोला है उन्होंने। ठीक है, और इसमें एसएम लिपसेट भी कुछ कह रहा है, कंसेंसस है कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। तो एटलीस्ट ये 2 व्यू पॉइंट याद रखो यार, इंपॉर्टेंट है ना। लिपसेट वेस्टर्न डेमोक्रेसी हेजेमोनिक बन गया है, डैनियल बेल बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट इज मोर प्रायोरिटी नाउ। इसको क्रिटिसिज्म कौन कौन कर रहा है? मार्क्सिस्ट बोलेंगे डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म है, मैकइंटायर एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। रॉबर्ट कॉक्स एवरी थियरी इज फॉर सम पर्पस सम, क्या है रॉबर्ट कॉक्स स्टेटमेंट, पूरा बताओ दशरथ सर। so every theory is for someone for some purpose and for some time you always keep on adding na that element. ठीक है, Yes sir. तो फिर इसको चैलेंज किया, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। बताओ ये कोई तो, सुदर्शन व्हाट इज एंड ऑफ हिस्ट्री एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? जल्दी जल्दी। सिविलाइजेशन एसपी हम थिंगटन करके हंटिंगटन हैं का है, हंटिंगटन करेक्ट। राइट। आणि
एंड ऑफ हिस्ट्री There are फ्रांसिस eight, फुकुयामा का है, जी, ठीक है। और क्या डिफरेंस दोनों में? there are eight kinds of civilization, right? करेक्ट, एंड दो में कन्फ्लिक्ट होंगे, एक चाइनीज और वेस्टर्न और इस्लामिक और चाइनीज। करेक्ट। बेसिकली क्या है कि दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक होता है फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है कोर कॉन्फ्लिक्ट। तो जो यूएस वर्सेस चाइना या फिर चाइनीज वर्सेस क्रिश्चियन इज अ कोर कॉन्फ्लिक्ट, एंड यहीं पे ग्राहम एलिसन का एक थुसीडाइडस ट्रैप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वॉर होगा ही, मतलब कि रिविजनिस्ट पावर एंड जो स्टेटस कोइस्ट पावर है, दोनों में वॉर होगा ही होगा, ठीक है। एक क्रिटिसिज्म आता है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने बोला ये, हिस्ट्री नेवर एंड्स, इट रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, और कुछ? वो कॉन्ट्राडिक्शंस इन कैपिटलिज्म में, जो कैपिटलिज्म में कॉन्ट्राडिक्शंस है उनकी भी बात करते हैं, सेम थिंकर, ओके जिसकी वजह से कैपिटलिज्म जल्दी डाइव डाउन हो जाता है। ओके, ये सब का क्रिटिसिज्म क्या है अभी? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कोई क्रिटिसिज्म है? Dialogue of civilization, or that was with respect to multiculturalism, I think. करेक्ट, हाँ वहां पे था। यहाँ पे ना एडवर्ड सैड ने कहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है देखो सबको, क्लैश ऑफ इग्नोरेंस है एक्चुअली, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज एक्चुअली क्लैश ऑफ इग्नोरेंस। एंड सही कह रहे तुम, आगे लिखा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशंस, ठीक है। ये तो ये भीखू पारेख का व्यू था ना, डायलॉग बिटवीन वाला। दोनों हाँ, का है। दोनों का सेम व्यू है, सिमिलर व्यू लग रहा है। और बताओ रैंडमली, चलो मार्क्स का बताओ, ये सोशलिज्म। पोस्ट I want to add one point for the Lenin. He went for the weakest. He wanted to attack on the weakest link of the chain, which was capitalism. So Jar was the weakest link, semi-feudal society. So it had not developed that much. It was not able to colonize. So it was not able to have a surplus to distribute among workers. So that's why Lenin had justified his actions of bringing the communist revolution in Russia. ठीक Which है, was not सोशलिज्म, लेट्स कम बैक टू सोशलिज्म क्विकली। बताओ पॉइंट्स कोई तो जल्दी से, बेसिक्स। दशरथ सर बताओ सोशलिज्म। वो हेड वाला आर्गुमेंट, स्टार्टिंग आर्गुमेंट जी। ठीक है, मैन सोशल नेचर, करेक्ट, मैन का सोशल नेचर है, सोसाइटी नेचुरल है। राइट्स कैसे देंगे? इकोनॉमिक राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। और क्या होगा? स्टेट के बारे में क्या ख्याल होंगे इनके? इम्पोर्टेंट है फ्रीडम, करेक्ट, लिबर्टी के जगह पे फ्रीडम बोलते हैं ये। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम, करेक्ट, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। some will not. ये सोशियोलॉजी, ये जो सोशलिज्म इज लाइक हैड व्हिच हैज लॉस्ट इट्स शेप वाज टोल्ड बाय CEM जोड। आई थिंक JEM जोड़ है वो। ओके, एक बार कंफर्म कर लो, कोई ये पता हो तो किसी को, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है JEM जोड़ है वो। ओके, जोड़े में जे है या जी? नहीं, यू आर राइट एक्चुअली, सॉरी माय बैड, CEM जोड़ है वो, इंग्लिश फिलोसोफर है। ओके, CEM जोड़, ठीक है, आगे चले। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात करते हैं सोशलिस्ट्स। करेक्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बताया नहीं किसी ने, सोशल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, यहाँ पे सोशल ओनरशिप या फिर कम्युनिटी ओनरशिप। एंड कम्युनिज्म इज अ सब टाइप ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म बिफोर मार्क्स, लुइस ब्लैंक, चार्ल्स फोरियर। सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, इवोल्यूशनरी, फैबियनिज्म, गिल्ड एंड सिंडिकलिज्म। फैबियनिज्म मतलब वो स्टेट लेड है, इवोल्यूशनरी वाला पार्लियामेंट्री रोड ले रहे हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? यार कोई समराइज कर दो फटाफट, चलो जल्दी। एक ये इवोल्यूशनरी वाले पार्लियामेंट्री रोड की बात कर
रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे, फिर फेबियन वाले बोल रहे हैं कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, स्टेट लेड करेंगे। गिल्ट वाले बोलते हैं कि हर एक प्रोफेशन के हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे डॉक्टर्स का डॉक्टर होगा एक एमपी, या फिर दूसरे प्रोफेशन का एक दूसरा एमपी होगा। फिर सिंडिकलिज्म जो है वो वायलेंस को प्रमोशन करता है, ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट है मार्क्सिज्म के। तो हाँ, बस। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म देख लो, लेनिन थियरी ऑफ इम्पीरियलिज्म दिया था, फिर कम्युनिस्ट पार्टी लेके आते हैं वो, एंड रिवॉल्यूशन सेमी फेडरल सोसाइटी लेके आते हैं। माओ जेडोंग, ही वाज अगेंस्ट फेडरलिज्म, इम्पीरियलिज्म, नॉट कैपिटलिज्म पर से। पीजेंट्री को उन्होंने मेन रिवॉल्यूशनरी क्लास बनाया। लेनिन के लिए वर्कर्स एंड पीजेंट दोनों था। ठीक है, पावर फ्लो थ्रू बैरल ऑफ गन। क्रिटिकल स्कूल कौन बता रहा है? ये क्रिटिकल स्कूल मार्क्सिज्म को ही बोलते हैं, न्यू मार्क्सिज्म भी और क्रिटिकल स्कूल भी, बिकॉज दे क्रिटिसाइज्ड ये उससे पहले वाला मार्क्सिज्म कौन सा है, which वो was led सबको by क्रिटिसाइज Marx किया, himself, वो किसी को उसको नहीं छोड़ा। क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिकल, फ्रैंकफर्ट, फिलोसॉफिकल, जो भी न्यू मार्क्सिज्म है, यंग मार्क्सिज्म है, किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने फासिस्ट को भी बोला, क्रिटिसाइज किया टोटलिटेरियनिज्म के नाम पे। सभी मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज किया सही कि वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके सर। हाँ कंटिन्यू, अभी आ रहा है। मुझसे बात हो रही थी क्या? मेरे लिए बोला था क्या? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आई वाज टेलिंग बट विदाउट माइक, आई थॉट इट वाज गोइंग ऑन। ठीक है, शैल वी स्टार्ट विद द एजेंडा आज का? कर ही लेते हैं उसको स्टार्ट। ठीक है, ऑल राइट। तो आज का टॉपिक जो जस्टिस है, आई विल जस्ट क्विकली रीड थ्रू सम ऑफ इट, फिर आप लोग ऐड कर देना जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको क्लियरली? यस सर। ठीक है, तो जस्टिस इज द फाउंडेशनल फिलोसॉफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Justice is considered as architectonic idea. Other values like liberty, equality, rights can be derived from this. No state can continue until the people think that state is just. Justice should not only be done, it should be seen to be done. This has been debated since the time of Plato and Amartya Sen. Subtitle of the book Republic by Plato was concerning justice. इसमें आई थिंक एक और कोट टीना डाबी ने उसके इंटरव्यू में बताया था, you cannot imagine the darkness if the lamp of justice goes off. फिर जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू बोल दिया क्या आपने? नहीं बोला, आपने वो बोल दिया आएगा, लेकिन अभी। वो बॉडी में आएगा। ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं, इंटरप्ट कर सकते हो। हाँ आगे देखते हैं। कंसेंसस दैट जस्टिस इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल बट लैक ऑफ कंसेंसस इन डिफाइनिंग जस्टिस। मतलब कि कोर प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल डेफिनेशन नहीं है। दिस थिंग आई थिंक कैन बी अप्लाइड इन लॉट ऑफ अदर कंसेप्ट, जैसे स्टेट के बारे में हो गया, इक्वलिटी के बारे में हो गया। हम बोल सकते हैं कि यार इट इज कोर प्रिंसिपल, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट लैक ऑफ कंसेंसस है। फिर आगे बोलेंगे, हाँ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। प्लेटो ने दिया था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सोल विच विल लीड टू पीस, हार्मोनी एंड एक्सेलेंस। अरिस्टोटल ने बोला था कि प्रोपोर्शनल जस्टिस होना चाहिए। फॉर सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, जस्टिस एज इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स या फिर इक्वालिटी। फिर लिबरल्स के लिए जस्टिस एज लिबर्टी, वेयर रॉल्स के लिए जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, प्लेटो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अरिस्टोटल प्रोपोर्शनल जस्टिस, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट इक्वालिटी, लिबरल लिबर्टी एंड रॉल्स के लिए फेयरनेस। अब देखते हैं रॉल्स का थियरी ऑफ जस्टिस क्या है। डज एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग अबाउट जस्टिस एज इंट्रोडक्शन में?
किसी को बार्कर का स्टेटमेंट याद आ रहा है क्या? प्लेटो के बारे में बोला था। Justice is the hinge of Plato's thought and the text of his discourse. ये था बार्कर का स्टेटमेंट। और कुछ याद आ रहा है जस्टिस के बारे में जो भी अपन ने अब तक पढ़ा है? अरे बोलो यार, हर स्कॉलर जस्टिस के बारे में डील करता है सर, लेकिन याद नहीं आ रहा। बाकी लोग बताओ। सुदर्शन, देव, पारुल, सिंह। सर ये पीडीएफ आपने शेयर नहीं किया है ना? मैं कर देता हूँ, बट अभी पहले बोल तो दो यार जस्टिस के बारे में कुछ ना कुछ जो भी याद आ रहा है आपको। हेलो। जस्टिस एज फेयरनेस, जॉन रॉल्स वाला हुआ क्या वो? ठीक है, मैं वो तो पढ़ेंगे ना। जस्टिस आई मीन मैं ये हाँ, कह रहा था justice जो as वेस्टर्न थॉट perspective। अपन ने पढ़ा, जो वेस्टर्न थॉट पढ़ा है फिर इंडियन थॉट पढ़ा है, हाँ, जो भी रैंडम कंसेप्ट जैसे प्रियम्बल में जस्टिस दिया हुआ है, हाँ। जस्टिस ऑफ क्या है उसके आगे? सोशल इकोनॉमिक किस चीज का? सोशल Preamble में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, और क्या क्या ऐसे आइडिया, और क्या क्या है जस्टिस के बारे में याद आ रहा है किसी को भी रैंडम? अरे बोलो यार। Theory of justice is architectonic to Plato's theory of Plato's political philosophy. ठीक है, जस्टिस में चेंज क्या हुआ है, मतलब पुराने जमाने में और अभी के जस्टिस में क्या डिफरेंस है? It was earlier based on the religious notion of justice, but now today it is based on the constitutional morality. करेक्ट। अर्लियर टाइम्स में प्लेटो का था, एंशिएंट ग्रीस में जस्टिस वाज स्टेट लेड जस्टिस, ऐसे स्टेट के लेवल पे जस्टिस था, इंडिविजुअल था ही नहीं उस टाइम पे कुछ। अभी इंडिविजुअल सेंट्रिक जस्टिस आता है। पहले लिबर्ट justice was more a spiritual idea, more of a spiritual idea. Then फिर state के domain में आया तो it became justice was delivered in terms of civic and political rights, then socio-economic rights. फिर अब उसको society के level पे भी देखा जाता है कि it should not be restricted to the political domain only. It should be there in the social domain as well. ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। फिर किसी को कुछ ऐड करना है अभी या चले रॉल्स पे? जस्टिस इज द सम ऑफ ऑल मोरल ड्यूटीज। मतलब मोरल ड्यूटीज को पहले कुछ ज्यादा ही स्कॉलर्स ने कहा था कि मोरालिटी, जस्टिस में मोरालिटी और एथिक्स होनी चाहिए, रिलीजियस इंटरफेरेंस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे चलते हैं। आगे जॉन रॉल्स देखेंगे अपन, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, जो कि अपना मेन टॉपिक है। इन्फ्लुएंसर देखते हैं पहले क्या है। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमैनुअल कांट की आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ही गेव द concept of categorical imperative, which means it is a fundamental value that can't be compromised. तो पहला इन्फ्लुएंस। सेकंड इन्फ्लुएंस है जॉन लॉक, जिनका आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो हम देखेंगे कि रॉल्स ने भी अपना पूरा आइडिया कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया है। फिर जॉन रॉल्स विटनेस्ड डिसऑर्डर्स एंड प्रोटेस्ट इन यूएसए, जहाँ पे वुमेन ब्लैक राइट्स मूवमेंट, एलजीबीटी मूवमेंट, पीस मूवमेंट एज वेल डिसआर्मामेंट मूवमेंट,
मतलब बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम पे, इसीलिए उनको सोचना पड़ा क्या जस्टिस के बारे में। ठीक है, फिर व्हाट वाज हिज एम बेसिकली, his aim was to create a perfect theory of justice, a grand theory of justice, a universal theory of justice, which will be relevant at all places, all the time, and all the societies. ठीक है, ये उनका एम था स्टार्टिंग में, ही स्टार्टेड ऑफ विथ। बाद में अपन देखेंगे कि ही वांटेड टू क्रिएट यूनिवर्सल थियरी ऑफ जस्टिस, बट इन प्रैक्टिस इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय ऑल ऑफ देम। ये बाद में देखते हैं अपन। फिर ही रिवाइव्ड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, he revived the normative political philosophy। मतलब जो बिहेवियरलिज्म आया था ना बीच में, इनिशियल तो नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल था पॉलिटिकल साइंस, फिर बिहेवियरलिज्म आया, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, फिर सब कुछ साइंटिफिक करने की कोशिश करने लग गए बहुत सारे स्कॉलर्स, एंड दैट इज वाई डिक्लाइन हुआ था नॉर्मेटिव फिलोसॉफी का। उनके बुक्स के नाम देखो, 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है, सभी रटने हैं आपको। बुक है थियरी ऑफ जस्टिस 1970, सबसे फंडामेंटल। सेकंड बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993। इस बुक में वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिए हैं उन्होंने, which will be applied only in the western context and only in the political sphere। तो यहाँ पे वो कॉम्प्रहेंसिव डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, आगे देखेंगे अपन। फिर उनका एक और बुक है लॉज ऑफ द पीपल 1999। तो वो बेसिक देखते कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जॉन रॉल्स के बारे में अगर कुछ कहना है तो ही इज अ सोशल लिबरल, ही इज एन इगैलिटेरियनिज्म। 1958 में एक आर्टिकल भी रिलीज किया था उन्होंने, जिसका टाइटल ही था जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। ओके, तो उनके स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं क्या है। तो बेसिक था उनका सोशल लिबरल, इगैलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजिकल वैल्यू सिस्टम था उनका, मतलब कि वैल्यूज को पैरामाउंट रखना, मीन्स को भी पैरामाउंट रखना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम एंड अचीव कर लो। जैसे इसका ऑपोजिट क्या होता है डियोंटोलॉजी का? इडियोलॉजिकल, सॉरी, टीलियोलॉजिकल, करेक्ट। इडियोलॉजिकल एंड हाँ, एक और टर्म है उसको कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, he criticized utilitarianism, teleological consequentialism, which compromised human dignity and justified exploitation for greater good of greater number। ठीक है, तो ये बेसिक था जॉन रॉल्स के थियरी का बारे में। आगे देखते हैं उनकी क्या थियरी दिया उन्होंने, व्हाट डिड ही एग्जैक्टली से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिज थियरी ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड ऑन अ रीजन इन मैन। मतलब हमने देखा ना बहुत सारे स्कॉलर्स थे लॉक के बाद में, लॉक ही खुद बोलते हैं ना रीजन है मैन के अंदर, इसीलिए क्या है स्टेट ऑफ नेचर लॉक में? Man is Enlightened, civilized, man blissful, can exercise natural rights। blissful है एक सर। सेकेंड, देखो हॉब्स क्या बोलता है, जो स्टेट ऑफ नेचर है वो स्टेट ऑफ वॉर है, स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। एक दो और कीवर्ड से बताओ किसी को याद हो तो। देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट, Flawed लेटर, नेविगेशन, इंडस्ट्री। लाइफ And इज the शॉर्ट, life of नास्टी, ब्रिटिश, पुअर। poor। करेक्ट, Poor। ठीक है, एनपीबीएस है, नेस्टी, ब्रिटिश, शॉर्ट एंड पुअर। तो लॉक क्या बोलेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस, स्टेट ऑफ गुडविल एंड स्टेट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस, है ना, Man works, क्योंकि रीजन है। man, yeah, man works in enlightened self-interest। लॉक बोलते करेक्ट, हैं। मतलब कि हाँ, इन हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट ही विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी, है ना। Yes। ठीक है, तो रॉल्स भी सिमिलर आइडियाज है कि रीजन है मैन के अंदर। फिर उन्होंने एक आइडिया दिया, कंसेप्ट दिया, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, मतलब कि इंट्यूशन है, इंट्यूशन से जजमेंट लेगा और रैशनल चॉइस लेगा। डज एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग ऑन दिस रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम? सर आगे पूरा आएगा। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन एज ट्रूथ इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सिस्टम ऑफ थॉट। ठीक है, फिर जस्टिस अगर पहला वर्च्यू तो बाकी वर्च्यूज कौन से हैं? इफिशिएंसी है, मेरिट, लॉ एंड ऑर्डर। फिर अपन ने देखा था ऊपर इक्वालिटी, राइट्स, ये सारे के सारे जो बाकी वर्च्यूज आते हैं दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम जस्टिस, इसीलिए वो बोलते हैं जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू। फिर विच इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल, सोशल, सिविल सोसाइटी, however he excludes family। इसका इसीलिए रॉल्स इज क्रिटिसाइज्ड बाय फेमिनिस्ट फॉर एक्सक्लूजन ऑफ फैमिली।
इनका कोर आइडिया था जस्टिस एज फेयरनेस, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैव टू बी बेस्ड ऑन द इनवायलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. दिस इज इंस्पिरेशन फ्रॉम इमैनुअल कांत. Each On person possesses. Go this ahead. point that he excludes family from this domain of justice, he must be criticized by feminists because in family, in the sphere of family, there is most injustice when it comes to women. Correct. ठीक है. Each person possesses inviolability founded on justice that even welfare of society as a whole cannot override. ठीक है. हर इंसान को ट्रीट करना है अच्छे से. इनवायलेबिलिटी ऑफ जस्टिस है उनका. इसका अगर एग्जांपल देना हो तो एंशिएंट ग्रीस के टाइम पे एक ऐसे स्पोर्ट्स हुआ करता था जिसमें लोगों को मारते थे या फिर झगड़ा करवाते थे और बाकी लोग एंजॉय करते हैं. तो मतलब उसमें अगर इंसान मर भी रहा है एक या दो लोग तो बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं. तो एक यूटिलिटेरियन फिलोसफी उसको जस्टिफाई करती है. ठीक है. एनी लॉ और इंस्टीट्यूशंस नो मैटर हाउ एफिशिएंट मस्ट बी एबॉलिश्ड इफ इट्स अनजस्ट. ठीक है. फिर इन जस्ट सोसाइटीज राइट्स एंड लिबर्टीज आर सेटल्ड प्रिंसिपल्स एंड नॉट ओपन फॉर पॉलिटिकल बार्गेनिंग या फिर पॉलिटिकल नेगोशिएशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कोट है एक्चुअली. ये एक चीज मतलब एक रिक्वेस्ट है सभी को, ये सारी जो चीजें हैं ना दीज आर वेरी हेल्पफुल इन इथिक्स. तो काफी अच्छे से रट लो यार, ये सारी चीजें प्रॉपरली यूजफुल है बहुत जगह पे. इन जस्ट सोसाइटीज राइट्स एंड लिबर्टीज आर सेटल्ड प्रिंसिपल्स एंड नॉट ओपन फॉर पॉलिटिकल बार्गेनिंग. तो इनका जो थियोरी है इसको प्रोसीजरल थियोरी ऑफ जस्टिस बोलते हैं. आई थिंक अमर्त्य सेन विल क्रिटिसाइज हिम फॉर टू मच ऑफ प्रोसीजर्स. What does rational this line means? Its point? In Which just point? societies. In just societies, rights, liberties are settled and not open for political bargaining. What does that mean? The end point after which, after end, not open for political bargaining. पॉलिटिकल बार्गेनिंग मतलब यार कि जैसे सिटीजनशिप राइट पकड़ लो तो वो होना ही चाहिए, उस पर बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए. तुम कहाँ से आए हो, क्या है, मतलब इट शुड नॉट बी डिबेटेड ऑल्सो. जैसे इमानुएल कांत बोलते हैं ना कि हर किसी को होना ही चाहिए, इनवायलेबिलिटी है उनके जस्टिस का या फिर ह्यूमन डिग्निटी का. तो लिबर्टी सभी के लिए होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह वगैरह. उसके ऊपर कुछ बार्गेन नहीं होना चाहिए कि हम तुमको लिबर्टी दे रहे तुम ऐसा कर दो, समथिंग लाइक दैट. Got it. Thanks. If anybody wants to add anything on this, please feel free to. This is a kind of progression of the civilizations. So means these principles have been like the achievements of the human progress. So these principles should be settled. There should not be further political bargaining, or there can be debate and discussions and enrichment of the theory. But as a theory and principles of life and political system, they should not be bargained. Unless that society will not be just. These are basic. इसको हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से लिंक कर सकते हैं. मतलब these are categorical imperatives. These are important. These are most important, most fundamental. Also in just society, मेरा एक स्लाइड सा डाउट भी है, क्लैरिफिकेशन भी चाहता हूँ मैं कि इसका अगर डिबेट होना है तो डिबेट वुड बी इन कोर्ट्स. शायद यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या फिर ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा तभी यहाँ पे डिबेट होना चाहिए. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई क्लियर करेगा? नहीं, नो. Debates and discussions must be open. There should be dialogue among every part and sections, kind of religion, belief, whatever that is, ideology, etc. It should not only be confined to the courts. So actually means ki in just society, there means rights are there. What the Drishyams have told now, it should be like a categorical imperative, irrespective of the political system or the situations or the benefits or the losses arising out of these concepts. Those things must be cherished in a society, in a just society. They must not be open for the political bargaining. Like we are liberal, we are communist, so we are not going, we will go there. We are religious, we are Islam, so we will do, we will not do. This should not be like that. इसका अगर एग्जांपल देना हो तो रिसेंटली एक इलेक्शन के पहले ना किसी एमपी या फिर एमएलए ने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग हमारी पार्टी को वोट नहीं करते तो हम आपको पानी नहीं देंगे. तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर, मतलब इफ दिस ब्लॉक इज नॉट वोटिंग फॉर आवर पार्टी देन व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दे, पानी दे दे. तो मतलब ये स्टेटमेंट से क्या दिखा रहा है कि भाई जस्ट नहीं है
इन जस्ट सोसाइटीज तुम्हारे जो राइट्स है, राइट टू वाटर, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, हैज टू बी गिवन इररेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल बार्गेनिंग, उसके कुछ होना नहीं चाहिए उस पे। मतलब ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर उठ के बात करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत ब्रॉडली। करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं कि रॉल्स थियरी इज अ प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस, दैट मीन्स कि ही फॉलोड रैशनल प्रोसीजर टू अराइव एट द रैशनल प्रिंसिपल्स। अब ये रैशन कर रहे हैं ना, ये रीजन के बेसिस पे कर रहे हैं पूरा, इसका क्रिटिसिज्म आएगा आगे जाके, देखेंगे अपन। अच्छा, सम मोर कीवर्ड्स आर देयर, सम मोर कंसेप्ट्स आर देयर जो उन्होंने यूज करे थे। दशरथ सर, यू वुड लाइक टू रीड? यस सर। ओके, थैंक यू दशरथ सर वो सोसाइटी वाला पॉइंट बताने के लिए। फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, या तो इनका कंसेप्ट है ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन इज जस्ट लाइक अ स्टेट ऑफ नेचर, contextual frame. This is a kind of conceptual framework, and this is kind of Rawlsian state of nature, rational, in which rational negotiators are there and they are mutually disinterested. They come together to establish principles of justice and distribution of primary goods. So original positions are, and there will be rational negotiators, there will be, means to say, they will be mutually disinterested, and they would be sitting there to discuss the principles on which the distribution of primary goods should be there. 5 primary goods are there, which are like liberty, right, income, wealth and dignity. ठीक है. Another concept is wheel of ignorance, that is a thought experiment. So wheel of ignorance means a state of impartiality, means they won't be knowing, they do not know about themselves and they also do not know about others. What do they have, what do they want? So this wheel of ignorance will also used by Dworkin in the theory of rights, where he will say that there is thin wheel of ignorance. Rawlsian is a thick wheel of ignorance, where in Rawls no one knows anything. So that is thick wheel of ignorance. 3 principles are there which was used by Rawls, and these principles will tell us that he was a social liberal. How is liberal? Because he maximum equal liberty at the first principle, because it is in lexical order. Second is equality. He goes for equality of opportunity. That is also with respect to liberal, but he makes inequality only just if it gives equal opportunity to everyone and the least benefits the least advantaged. So this third one can be difference principle. So here from the third point it can be inferred that he was a socialist. So he becomes social liberal. Amartya Sen also, Dworkin also, they are social liberal. ठीक है. They have to be excessive supports progressive taxation, जिसको Nozick and libertarian like Nozick and Hayek will tell that progression is bonded, progressive taxation is bonded labor, road to serfdom like things. Max mean principles here means, and when we see the people who were sitting behind the wheel of ignorance, they assume that if we assume ourselves to be least advantaged, so we will give everything to us. But what do we come? No. If we are least advantaged, if they know, even in the wheel of ignorance, even if they know that we are least advantaged, then what will they do? They will give everything to a least advantage, and they will not compensate. So, but what is there? I am still getting confused. Let it be. Everyone wants to maximize advantages and minimize the disadvantages. So they are rational. So they are not they don't gamble with their auctions. Let me do it more clear if it's their time. Yeah. There is 2 situations, because situation 1, suppose a person thinks that he may be most talented or most advantaged, first situation. So he does not require any external support. So such person will support only liberty, equality of opportunity, first 2 principles. He does not require difference principle. So if he thinks so, and he goes for only first 2 principles, but if they are exposed, they find that he was the least advantage. तो हुआ क्या कि उसका सब कुछ लॉस हो गया, क्योंकि वो तीसरे प्रिंसिपल को तो वैल्यू नहीं दे रहे थे, अब निकले खुद वही तीसरे वाले में. फिर सिचुएशन 2 में देखिए कि वो खुद मान लेता है कि मैं सबसे अनफॉर्चुनेट हूँ,
तो वो सिर्फ तीसरा प्रिंसिपल को पकड़ के बैठा रहेगा और पहला दूसरा को छोड़ देगा। तो पहला दूसरा को छोड़ देगा तो उसको लिबर्टी इक्वलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन वो पता चला कि जो बाहर आया तो पता चला कि तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ही था, लेकिन मैंने लिबर्टी इक्वलिटी रखा ही नहीं, सब कुछ मैंने बांट दिया, बांटने की व्यवस्था कर दिया, तो मेरा ही लॉस है। तो दे आर रेशनल, so they want to maximize their benefits and they want to minimize disadvantage. They can't eliminate a disadvantage and they can't appropriate everything. So it is kind of maximization of advantages and minimization of the disadvantages. So there is balance between three principles: liberty, equality and difference principle. Fifth point is that natural distribution is not just or unjust. We can't judge whether the natural distribution is just or unjust. So we can infer analogically that primitive communism, there was no justness, unjustness, whatever there was, but it was a natural fact. But society decided the just or unjust distribution, whether it is just or unjust kind of thing. So he establishes a balance between liberty and equality, and he also balances merit, liberty and dignity. So where we can see the application of liberty, equality, meritocracy and dignity of the individual of Kantian idea. So all the things are there. Here with respect to difference principle, or the third point of the lexical order, he tells that society is like a chain, even the weakest link is important. So we can infer that the chain is as strong as the weakest link, because jab bhi tutega, that will break from there only. So if the weakest link is stronger, then chain is stronger, like that thing. So he goes for the difference principle, so that society remains stronger. This weakest link was, I was telling, with respect to Lenin's attack on the semi-feudal capital Tsar. That's all about the theory of the justice given by John Rawls. Later it will be criticized by almost all schools, and later after that he will accommodate to their ideas in his 1993 book, I think 78 book, which was written as a political liberalism, in which he will confine his theory to political sphere only. So we are moving to the criticism of Rawls' theory of justice, so everyone will criticize. सर इसको Before moving further, क्रिस्प में सर एक बार इसके मेन आइडियाज बता देंगे क्या? हाँ, why not? मैं बोलूँ क्या? हाँ बोलिए सर, मैं कुछ फिर से जोड़ दूंगा उसमें। ठीक है, तो जॉन रॉल्स सोशल लिबरल है, इगैलिटेरियनिज्म है, इन्फ्लुएंस्ड बाय कांत का ह्यूमन डिग्निटी, जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, and he witnessed lot of social disorder and protest in USA. His aim was to give perfect theory of justice, universal theory of justice, and in the process he revived the political philosophy approach, normative approach, as well as decline in political science भी कम कर दिया उसने। फिर 1958 article Justice as Fairness, 1971 book on theory of justice, 1993 revised his principle, limited it only to western sphere and political sphere, इसीलिए बुक का नाम है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। 1999 में लॉज ऑफ द पीपल। फिर ही क्रिटिसाइज यूटिलिटेरियनिज्म। उनकी थियरी क्या थी जस्टिस की, मैं एक बार क्विकली जस्ट कीवर्ड्स बोलता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन द रीजन इन मैन, justice is the first virtue of any social institution, like truth is to system of thought. फिर justice as fairness बताया। Principles of justice are to be founded on inviolability of human dignity. Any law or institution कितना भी efficient क्यों ना हो, उसको abolish कर देना चाहिए अगर unjust है। क्यों? Because in just societies, rights and liberties are settled principles, not open for political bargaining. इनका theory procedural theory of justice है। कुछ concepts दिए उन्होंने। Original position is a conceptual framework. It is like Rawlsian state of nature, जहाँ पे rational negotiators आते हैं who are mutually disinterested. They come together to formulate the principles of justice, to distribution of primary goods कैसे करना है। एक और concept है wheel of ignorance. It's a thought experiment. It's a state of impartiality. लोगों को पता नहीं कि हम कौन है, तुम कौन हो, तो इसको wheel of ignorance बोलते हैं। 3 प्रिंसिपल्स आते हैं फाइनल लेक्सिकल ऑर्डर में। पहला है लिबर्टी, सेकंड इक्वालिटी, थर्ड डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को सपोर्ट करना इनडायरेक्टली, बट ये कौन से केस में? ओनली व्हेन इट इज बेनिफिटिंग द लीस्ट एडवांटेज। तो
इसको आई थिंक मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं फॉर डिफेंडिंग इनइक्वालिटी। एक और प्रिंसिपल है मैक्सी मिन प्रिंसिपल, हर किसी को मैक्सिमाइज एडवांटेज करना है, मिनिमाइज डिसएडवांटेज करना है। Thus he tried to balance liberty and equality, balance between liberty and dignity या फिर merit and dignity. Natural distribution is not just or unjust, it's a natural fact. Society decides whether it is just or unjust. Society is like a chain where even the weakest link is equally important. अब बताओ इसमें कोई डाउट्स है या कुछ ऐड करना है कुछ? I Anybody? think both the yeah, am I audible? Am I audible? Yes, sir. You're audible. Yeah, the statements like justice is the first virtue of social architecture as truth is the first virtue of any system of thought. ये Kant's का idea था, I think. And another idea was each person's possess inviolability founded on the principles of justice that even the welfare of the society as a whole cannot override. So these are basically Kant's idea. I think in my notes it is like there. So John Rawls capitalized on those ideas. Rather, they directly applied those ideas in giving his grand theory of justice. Human dignity cannot be subjected to political bargaining or social calculus. So it is he also called as a scholar of deliberative democracy. In his Rawls methodology, he had used heads of families for entering into the social contract. So this fact is caught by feminist scholars. There is another concept, reflexive equilibrium. I read it, but I again get it confused because the word reflexive and equilibrium. So I have memorized it. Can anybody make it clear? It is written here like that. Reflexive equilibrium is a process by which we are able to understand our preferences more clearly. It is a continuous process. Why it is continuous? Because we continue to face the situation which can put us in the situation of dilemma with respect to beliefs which we are holding originally. तो जो हमारा बिलीफ होता है उसमें डायलेमा आता रहता है कंटिन्यूस, इसलिए तो बार बार इसमें इक्विलिब्रियम आता रहता है। अभी क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम आता है, कैसे रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं पता। हाँ, इसका एक कारण है कि रॉल्स पीपुल जो है, रॉल्स का जो पीपुल है, डू हैव द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो उसके माइंड में जस्टिस का आइडिया है, इनहेरेंट इन देयर माइंड। तो क्या है कि जब भी डायलेमा आता है तो फिर वो जाके इक्विलिब्रियम के लिए पोजीशन में बैठते हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में थॉट करते हैं। सो दो भी प्रिंसिपल ऑफ लेक्सिकल ऑर्डर में 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आया, वो नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग आवर ओन आइडिया। डायलेमा आया, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जो बिलीफ है उसके रेस्पेक्ट में डायलेमा आया, फिर हम लोग बैठे डिसाइड किए, और वी जस्ट अंडरस्टूड व्हाट वेयर इनहेरेंट इन आवर माइंड। सो दोज आर टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। इफ एनीबडी कैन मेक इट मोर क्लियर, फर्दर क्लियर, so then that ideas are welcome. Or should we move ahead? हेलो। Yes, sir. हाँ, मतलब मैं एक थोड़ा नेट पे देख रहा था, तो ऐसा लिखा है कि द रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, द प्रिंसिपल्स एंडोर्स्ड बाय द पीपल इन द ओरिजिनल पोजीशन
are tested using the process of reflexive equilibrium, which really simply means that we adjust our beliefs until they are consistent with each other. Note there is some conflict on the interpretation of Rawls' use of the notion. It might just be adaptation of the coherence theory of truth, which dominated philosophy in the middle of the century. It, however, currently is disrepute. मतलब वो बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि जो हमारे थॉट्स है, हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब हम सोचते हैं, तो वी विल कीप ऑन थिंकिंग एंड समहाउ वी विल रीच अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द different moral principle, different set of moral judgments that we make. So it is nothing but a fancy word for thinking या फिर dialectics अपने अंदर ही, खुद के अंदर. ये समझ आता है मेरे को तो. आई थिंक या इट इज ए प्रोसेस ना. सो वही जो डायलेमा उन्होंने लिखा है कि जो डायलेमा क्रिएट होता है, फिर उसके रिस्पेक्ट में डायलेमा को सोल्व करने के लिए फिर आपस में अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को कंसिस्टेंट करने के लिए, कंसिस्टेंसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि कोहेरेंट और कंसिस्टेंट करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम. रिफ्लेक्टिव हो गया कि जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे डायलेमा को कैसे आया, क्रिएट हुआ, और सिंस इट इज इनहेरेंट इन आवर माइंड, तो उस प्रोसेस में हम लोग अंदर की बात को बाहर लाते हैं. वी आर नॉट एक्सटर्नली अप्लाई एनीथिंग. अच्छा, एंटीथेसिस, थेसिस एंड सिंथेसिस क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम? वही लग रहा है मेरे को. जो डायलेक्टिक्स वाला है ना कंसेप्ट, बस वो डायलेक्टिक्स होता है एक्सटर्नली, मतलब कि हम 4 लोग मिलकर डायलेक्टिक्स कर रहे हैं, उसका रिजल्ट निकल रहा है. वैसे इन द केस ऑफ रॉल्स इट इज इंडिविजुअली, आई थिंक, नॉट श्योर. We can't write those ideas dialectics directly because it has not been written. Yeah, but it is giving vibe like that. That's a different thing. अंदर ही अंदर मन में द्वंद्व चल रहा है, फिर उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर कोहेरेंसी लाते हैं, तो दैट इज द इक्विलिब्रियम, a continuous process. Right. Anyways, आगे चलते हैं अपन. Next topic is the criticism of John Rawls' theory of justice. Rawls assumed his theory was the most rational, grand, perfect, and the most universal theory of justice, and he hoped that it would be accepted by all. However, in reality, he was criticized by all the schools of thought. देखते हैं one by one schools of thoughts. पहला है feminist criticism. Susan Moller-Okin book Gender, Justice and Family. Rawls doesn't recognize personal is politics. Carol Petman book Sexual Contract. Rawls contract is a patriarchal concept. Patriarchal contract, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ओरिजिनल पोजीशन में. दे ऑल आर मोस्टली मेल. कैरोल गिलिगन बुक एथिक्स ऑफ केयर. Men talk about justice, rights, liberty, which are patriarchal values. Women talk about responsibility, duty and care, जो कि बुक का नाम है Ethics of Care, Carol Gilligan. Anybody wants to add anything in this? Susan Moller-Okin, personal is political. Carol Petman, हेड ऑफ स्टेट जो आते हैं सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में, रॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे के सारे पैट्रियार्कल कॉन्ट्रैक्ट है, मेल है सिर्फ. कैरोल गिलिगन एथिक्स ऑफ केयर. मेन टॉक अबाउट जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी, बट वुमेन टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एंड केयर. ऐड करना है किसी को कुछ? फेमिनिस्ट के पास ज्यादा वो कुछ नहीं क्रिटिसाइज करने को. दीज आर द ओनली थिंग व्हिच वी हैव टू राइट. ठीक है. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है Rawls' theory is a vulgar defense of inequalities. Should have suggested how to eliminate inequality rather than justifying inequality. ठीक है. मार्क्सिस्ट के पास कुछ है क्रिटिसाइज करने के लिए? और एक लाइन में काउंटर करना चाहूंगी. अभी दर्शक ने बोला कि फेमिनिस्ट के पास कुछ ज्यादा है नहीं काउंटर करने को, बट ये जो लाइन है ना, फर्स्ट जो थिंकर लिखे हुए हैं यहाँ पे, सुसान मिलर ओकिन, दैट पर्सनल इज पॉलिटिकल, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट. ये बहुत भारी स्टेटमेंट है, बहुत भारी, क्योंकि फैमिली, हमें सबसे पहली जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमारे ऑब्जर्वेशन से जो हम सीखते हैं वो हमारी फैमिली में ही सीखते हैं. तो जो फैमिली सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं. अगर जस्टिस का प्रिंसिपल फैमिली में ही नहीं लग रहा होगा तो ना तो सोसाइटी में लगेगा, क्योंकि सोसाइटी एग्रीगेट है फैमिलीज का. सिमिलरली फैमिली से निकल के ही तो लोग जो स्टेट को रन करा रहे हैं, स्टेट अपने आप थोड़ा चल रहा है, वो लोग, उनका जो सोशलाइजेशन हो रहा है, वो सोशलाइजेशन बिगिन होता है फैमिली से ही. तो अगर फैमिली, ये जस्टिस का प्रिंसिपल फैमिली में ही नहीं लग रहा तो स्टेट और सोसाइटी दोनों में ही नहीं लग सकता, हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा.
ओके मैम योर इनसाइट्स आर क्वाइट इंसाइटफुल। मैं बोल रहा था कि विथ रेस्पेक्ट टू राइटिंग आंसर्स यही 3 स्टेटमेंट से टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं। ऑब्वियसली सुसन मोलर ओकिन ने बहुत अच्छे से स्टडी करके इन चीज़ों को 3 वर्ड्स में समराइज किया, पर्सनल इज पॉलिटिकल। ओके, थैंक यू। तो आगे देखते हैं, मार्क्सिस्ट का देख लिया अपन ने। मार्क्सिस्ट में कुछ है क्या, एक्स्ट्रा कुछ है जो इसके अलावा लिखना है अपने को? एनीवन? बाय द वे जस्ट रिक्वेस्ट, सब लोगों ने अपने अपने नोट्स खोल के बैठे हो ना? सर मार्क्सिस्ट में भी कुछ नहीं, इतने ही टेक्निकल टर्म है जो लिख सकते हैं। उन्होंने सीधे वल्गर, जैसे वल्गर डिफरेंस ऑफ इनइक्वालिटी बता दिया, और वो बोलते हैं कि एलिमिनेट करने की जगह वो जस्टिफाई करें इनइक्वालिटी को, दैट्स इट। बाकी जो इनका आएगा कहानी ना, लिबरलिज्म में कहानी आती है, फिर सोशल लिबरल्स में आती है, कम्युनिटेरियन में आती है, वहाँ पर कुछ नया ठीक है, मिलेगा। तो आगे देखते हैं, क्रिटिसिज्म बाय लिबर्टेरियंस या फिर न्यू लिबरल्स। रॉबर्ट नॉजिक मार्क्सिस्ट इन हिज, बोलो मार्क्सिस्ट बोलो। क्रिटिक में एक लाइन है कि रॉल्स हैज ट्राइड टू शो दैट इनइक्वालिटी रादर देन इक्वालिटी इज अ प्रेफरेंस, क्योंकि जब थर्ड प्रिंसिपल आ जाता है तो ये उसी की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ही ट्राइज टू शो इट इज अ रैशनल चॉइस टू चूज इनइक्वालिटी ओवर इक्वालिटी। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं, क्रिटिसिज्म बाय न्यू लिबरल्स। रॉबर्ट नॉजिक इन हिज बुक एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, Rawls compromise liberty, progressive taxation is like bonded labor, and it's an aggression on man's personality. Rawls undermines the human dignity. मतलब एक्चुअली कांतियन आइडिया लगा रहे थे ना कि ह्यूमन डिग्निटी हम बचा रहे हैं, तो नॉजिक एक्चुअली बोल रहा है कि रॉल्स ने अंडरमाइन कर दिया ह्यूमन डिग्निटी को। पीपल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइसेस। इसी के मिलता जुलता स्टेटमेंट है जो समनर का, वो कहते हैं कि ड्रंकर्ड इन द गटर शुड बी वेयर ही ऑट टू बी, so people should be held responsible for their choices. Nozick criticizes welfare state and called for minimum state, which is both inspiring as well as rights. Ensure that property is earned and transferred by right means, not by fraud and not by force. सेम आइडिया अपन देखा था अरिस्टोटल में भी था, एंड आई थिंक लॉक में भी शायद ऐसा ही था कुछ। रादर इन जॉन लॉक था सर। हाँ हाँ, दोनों में था, अरिस्टोटल भी ऐसे ही बोला था थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में। एम आई करेक्ट? किसी को याद आ रहा है तो बोल दो। करना सर, क्या पूछ रहे थे आप? अरिस्टोटल ने जो थियरी ऑफ प्रॉपर्टी दिया है उसमें भी उसने कुछ कंडीशंस लगाए हैं कि प्रॉपर्टी कैसे नहीं होना चाहिए, अर्न कैसे नहीं होना चाहिए। नॉट बाय फ्रॉड, नॉट बाय डिसीट, ऐसा कुछ भी है। एक लाइन, एक पॉइंट तो ये भी है कि नॉट बाय फ्रॉड, फ्रॉड से नहीं लेनी है। नॉट बाय थेफ्ट भी है जहां तक है मुझे पता है। आगे देखते हैं, बट स्टेट कैन इंटरवीन ओनली व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ वन एंडेंजर्स राइट टू लाइफ ऑफ ऑल। एग्जांपल, एक विलेज है जिसके अंदर एक ही कुआं है, एंड दैट प्राइवेट वेल जो है उसको कोई खराब कर रहा है, या फिर वो किसी को हड़पना चाह रहा है, वो किसी को पानी नहीं पीने दे रहा बाकी लोगों को, देन स्टेट कैन इंटरवीन। तो ये रॉबर्ट नॉजिक का हो गया थियरी। Sir, let me complement it by telling that actually Robert Nozick has given no theory of justice. He just crudely guarding capitalist। और ये जो वेल इन द ओनली वेल इन द विलेज का आइडिया है ना, उन्होंने ये जो ऑयल बूम आया था 1970s में अरब कंट्री में, तो ये कैपिटलिस्ट को वो दे नहीं रहे थे और उन्होंने कंट्रोल किया, ऑयल पे ओपेक बनाया, तो इन्होंने बोला कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये सब उन्होंने लिख के जस्टिफाई किया है कि तुम गलत कर रहे हो, ये पूरा तेल पूरे दुनिया में तुम्हारे पास आया तो बांटो, और हम जो बनाए दवाई बनाए उसमें तो हमारा प्रॉपर्टी है, उसे छीन नहीं सकते, उसे ले नहीं सकते, उसे ऐसे करो वैसे करो कर रखा था, IPR वगैरह का नाम देकर। टेक्स्ट था ये। हेलो, यू आर ऑडिबल सर। दृश्यम सर नहीं बोल रहे अभी। हेलो, यस सर।
यार दशरथ सर, आपके कुछ भी पॉइंट मेरे को सुनाई नहीं दिए, बाकी लोग का आवाज आया क्या? यस, मुझे तो सुनाई दिया। Okay, let me make it clear again. Am I audible, sir? हाँ, I can hear you. Actually, Robert Nozick, later we shall study that. Actually, he had not his theory is known as entitlement theory of justice, but it is said that he has not given any kind of theory of justice. He was just at best he was criticizing John Rawls, or whatever theory he is giving, he is just guarding the interest of the capitalist class. And the example of only private well in village is also to guard the interest of capitalists with respect to oil boom, which was found in Arab countries, Gulf countries. So since the Gulf countries were only controlling those oils with respect to the world, so they told that the Gulf country must not control the oil in totality, while their own property, means intellectual property rights, incentiveness, whatever innovations they were making in technological advancements, they were telling that these are our property, which must not be snatched, etc. kind of thing. So that was Robert Nozick, libertarian, and Hayek is also libertarian. दशरथ सर आगे कंटिन्यू कर लीजिए. Okay. Hayek is also libertarian, so he gave the concept like progressive taxation as a road to serfdom. These are the criticisms by libertarians and neoliberals. Rather, these are only the criticism. They have not given any kind of elaborate theory of justice. What justice? That means those are not kind of political philosophy. Next is social liberals criticism. So here will come Dworkin and Amartya Sen, and they will analyze it further. Dworkin gives the concept of resource egalitarianism, means resource should be equally distributed, equality of opportunity, equality of resources at initial distribution, which we shall study in the theory of equality. People cannot accept principles of justice founded in the Rawlsian state of ignorance, so he went for the idea of thin veil of ignorance, which we shall again study in the theory of equality. Amartya Sen tells the Rawls is too much dependent on fair procedures, so he will give the concept of niti and nyay. So means he was against Rawls for rational choice, means people are rational, but it is not so. It should be social choice. It should be real person should be there in real conditioning. So abstract individual in abstract conditions are going for devising the division of primary goods in Rawls' veil of ignorance, and so social contract, it should not be there. He was also against the Rawls' universalism, idea that his principles are universally accepted. So I think these will be reflected in Rawls' second book written in 1993, Political Liberalism. Amartya Sen also gives the example of three children whom to give the flute, where it is A, B, C, and Bob Carla, and has made the flute. So libertarian concept is that I have made, so I will own it, like Nozick. Bob, who have nothing else to play with, so give me the flute so that I can play with. This is kind of Marxist according to need. Carla is like, no, they tell I know how to play, you don't know, so I will utilize this instrument of. So this is kind of utilitarian. It is according to Amartya Sen idea. So Amartya Sen tells, don't focus on these things. Capacity building to ensure level playing field. Means to libertarians who has made Anne को उसको ट्रेनिंग दो, बॉब को भी ट्रेनिंग दो, कार्ला नोज हाउ उसको फ्लूट दो, सबको सब कुछ करो, कैपेसिटी बिल्डिंग. So again in the theory of equality we shall study that he gave the concept of functioning. Pratap Bhanu Mehta tells that actually we do need some institutions and procedures so that justice is achieved. And he criticized, that's why he criticized that Amartya Sen theory suffers from under theorization. Means Amartya Sen didn't give any institutions, theory, social contract. Amartya Sen has also concept that justice means even Gautam Buddha's idea that justice is not. Gautam Buddha didn't give any kind of justice. Rather, he went for the दुखों से छुटकारा, उसको क्या भूल गया मैं. नहीं कुछ खास वर्ड था उनको. इमेंसिपेशन नहीं उन्होंने बोला ना कि वो जस्टिस का थ्योरी नहीं दे रहे थे, वो दुखों से छुटकारा दिलाना चाह रहे, सफरिंग, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग. तो उन्होंने वो आइडिया दिया. तो यहाँ पर ना वो एक्चुअली Amartya Sen क्रिटिसाइजिंग दैट कि John Rawls is focusing on the procedure, theory of justice kind of thing. What is the use of them? Rather focus for the liberation of the suffering or the freedom from the suffering.
So he gives again, they give the idea of conception of functioning, capacity building, capability approach. So there are two things with respect to social liberals. We observe in our study during UPSC preparation. Here we shall see that theory of equality will merge with theory of justice here and there. We shall also observe in communitarian approach, theory of justice, theory of equality, same thing. When we study theory of democracy, we see that theory of rights theory of power intermingle with the theory of democracy. In paper 1 section 2, we see that so in social movement section, social movement of liberty, movement of with respect to liberties and with respect to human rights, they intermingle with each other. So one delve into another. That's it. Page should be upped. Okay. Crop. Here 3-4 technical term has been analyzed. First is difference principle. First is original position. So in original positions, so if we have to write on your comment on these things, so first we shall analyze who was Rawls, what was his concerns, what was he trying to do, and which approach he was having. Then we shall that it is a state of nature. Otherwise, if directly we say state of nature, our answer finished in 1 or 2 lines. So Rawls, greatest political philosopher of 21st century, justice as the first virtue, utilitarian principles inherently unjust, and utilitarian principles are inherently just and contemporary. With human dignity, so he goes for a human dignity. Rawls defines justice as the fairness and revives the social contract traditions of Hobbes and Locke. So he has written a complete article of named as Justice as Fairness. So instead of describing those articles, we just write the title, that Justice as Fairness, because he has positioned all the things in that title. Original position is in Rawls. Now we coming to the term. Original position is Rawls a state of nature. He says that moral individual behind veil of ignorance has gathered to deliberate on principles of justice and divide the social primary goods into a fair way to compensate for inequalities due to primary natural goods. That's it. These are technical terms. What is this? U principles are divided. These principles are divided in an impartial and rational way due to the will of ignorance, which deprives. क्या है? I'm unable to read it. The principles are divided in an impartial and rational way due to the will of ignorance. Okay. Which depends about their which deprives people about their own condition. People about their people deprives. ये D वाला जो वर्ड है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी पूरी लाइन समझ आ रहा। Okay, so can't decipher it. I'm unable to decipher it. Next is there criticism of will of ignorance, and otherwise answer will be incomplete. Question is complete always. Feminist scholars Susan Moller-Okin is criticizing that heads of families had gathered, so does not mention women specifically. So he should have mentioned women specifically. Communitarians tell that man is situated self and so can never be in original position. So he get the idea of in embedded self, original positions. Even John Rawls had told that. Dworkin means people cannot accept the principles of justice applied in a state of ignorance. It is just like Amartya Sen's idea that people should be with instead of rational choice, there should be social choice in real condition. So this goes like this. If the question is on next difference principle, then again we should start from there only, from where we had started in the last question. There also is considered as the greatest political philosopher of 21st century. He is
20th century. His theory of justice was given in the context of criticism of utilitarian principles, where he justified inequality. Rawls says that different people have different talents and society values different talents differently. So inequality was natural. But to make a just society, we need to make inequality justiciable. So then, there is one famous statement. Okay, we shall tell it later. Inequality is justiciable. He puts forward two conditions for inequality. First, only if the inequality is result of fair equality of opportunity, then that is okay. If the inequality is such that it favors the least advantaged section, then it is also inequality is just. So these are socialist kind of things. He give the example of progressive taxation. So later he will be interrogated with respect to north-south debate, means global justice, this kind. He says that inequality which does not benefit the least advantage is not justified. Is not justified. He says that the rich should agree because even the weakest link is the important. Means rich should agree for the sake of the society's survival. So he says that rich should agree because even the weakest link is important and became because they would have agreed to it in the original position. तो ओरिजिनल पोजीशन में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल है, वो कहीं धोखा ना खा जाए, इसलिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ एडवांटेज एंड मिनिमाइजेशन ऑफ डिसएडवांटेज करते रहते हैं. सो दो जस्टिफिकेशन है, सोसाइटी चलती रहे और ओरिजिनल पोजीशन में उन्होंने मैक्सिमम प्रिंसिपल लगा. ये है रिच के लिए. देन रॉल्स अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन नीड, merit and desert. However, libertarian scholars like Nozick counter that progressive taxation is bonded labor and Rawls should not compromise with liberty. Liberty उनका वो बोला. तो idea of minimal state, society is a chain in which the weakest link is equally important, and support the idea of minimal state. Yeah. So the state should intervene only where there is a justification for the inequality. Yeah. Yeah. Now, in syllabus itself, it is written that Rawls' theory of justice and its communitarian critique. So it is one of the important topic. So ma'am has taken advantage of that. She will introduce ourselves to communitarian in totality. Communitarianism, so he became the critic of Rawls' theory of justice. So who are communitarians? So centrality of community is there, whole is prior to part, means man is situated self, he is always situated in somewhere. So in practice, what is the region? Region of man is the amalgamation of customs, traditions, morality of community, these kind of things. M.N. Srinivas has given the concept of Sanskritization. It discourse that caste is evil. But caste can't be changed, so वो क्या करेगा कि in the ladder of सांस्कृतिक text and scriptures वो ऊपर चढ़ना है. Liberals versus communitarian on justice, rights and states. So with respect to politics, liberals go for politics of individual and communitarian goes for politics of community. With respect to a state, liberals say a state is neutral, maintain equilibrium. But communitarians show that state should be positive. A state should promote social solidarity. With respect to justice, with respect to rights, liberals go for universalist conception of rights, human rights types of things, but communitarian goes for particularist types of rights like Asian values, etc. Okay, yeah, that's it there. Criticism, so they will first criticize the now the criticism. Conception of self means communitarian says situated self. What we see in in John Rawls' Veil of Ignorance,
they are abstract individual. They don't know anything about they don't know about anything about themselves, about others, so they are abstracted. So here they are criticized. Rawls is criticized by communitarians. He also gives the conception of community. So we shall study later that he had given the universal concept of justice based on everything, political liberalism like things. So he is with respect to conception of community, communitarians say it is more than the aggregation of individuals. It is like a more than the, just like human body is more than the aggregation of organs, society or community is also more than the aggregation of individuals. Communitarians criticize Rawls' justice by saying that right is prior to good. So what is right and wrong should be prior to good or bad. What is this? Let me find it. It is wrong to assume that means even he also communitarians also criticize John Rawls' idea of human nature, means that then Rawls neglect community. Wilkie Millikan tells states would prefer the good of the community over the abstract right of foreigners. Let us discuss this before moving ahead. What is that? Right is prior to good. If anybody Hello. you are audible. ये नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिटिसाइज रॉल्स राइट इज प्रियर टू गुड, मतलब स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि रॉल्स को क्रिटिसाइज किया गया है, बट मेरे नोट्स में, मैम के ही नोट्स हैं इनफैक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि अबव स्टेटमेंट इज गिवन बाय रॉल्स एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि यू कांट ट्रीट अ पर्सन एज एन एंड, सबकी अपनी डिग्निटी है, कांट वाला प्रिंसिपल. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन. Another conception also like that self is constituted by the end. But liberals, what do liberals visualize? They visualize that self is prior to end. Means the end is related to communities. So self should be given priority. Just like Machiavelli, we should focus on the self-preservation, like things Hobbes. We do not owe anything to society, like things of possessive individualism. So according to communitarians, means self is constituted by the end. Means self is also part of the society community. We are not atomistic. We are not island. We are part of the community itself. It means individual has priority over collectivity. And community. So liberals views that individual has priority over collectivity and individual is free to choose his ends or goals. But communitarians manage situated self, not free to choose his goals, not prior to community, and he is constituted by his community. Means community is the more than the constituent unit, that is individuals. Yeah. My notes, it is written like that. The man can never be in its original position. The man conception of justice cannot be entirely rational because man never be in its original position, and his decision always be dependent on community he live. Every person's conception of justice will be shaped by community of that person. Hence, there can never be an overarching consensus over the single idea of justice. Also, it is said that Rawls himself could not free himself from the preference of from his society. His preference for this liberty was also a reflection of the influence of US culture. Yeah, it will be late. It will come later, I think.
telling the right thing. So we should move ahead. If it is there, we shall discuss it again. Michael Sandel, Michael Walzer, Alasdair McIntyre are there. These all are. Michael Sandel has written 2 books. So one is the new one. Michael Sandel का वीडियो आता ना GS4 में, तो ठीक है. In first book is Liberalism and Limits of Justice. He tells that man is never in original positions. Man is always embedded self. Sandel tells that it should be right choice, which is more important than freedom of choice. He also gives the example, means he tells that choice should be right instead of freedom of right choices. Means doing this. Examples of 10 marriages versus 1 marriage. It's better to marry one time with the right person rather than marrying, divorcing, because we are free. So that is their example, his example. Self is not prior to end, it is constituted by end. He has given this statement. Rights, justice can't be detached from community, customs and tradition. So because it means that it becomes a cultural relative term. So whatever rights, justice, so what should be given. So I think he might also be criticized by feminists. Obviously rights, justice जो भी है उन्होंने बोल दिया. Even Rawls himself was not detached from users' liberal values. Yeah, of course. लास्की भी सही रहेंगे हमेशा और कॉक्स भी सही रहेंगे हमेशा. Michael Sandel tells old book justice what is the right thing to do. इन्होंने एक नया बुक लिखा है टायरेनी ऑफ मेरिट. इन्होंने 2020 में लिखा है टायरेनी ऑफ मेरिट. तो इसमें बोलते हैं थोड़ा सा अच्छी बातें, कैसी बातें वो बाद में देखेंगे. बातें ऐसी है कि इट इज अ डेंजरस टाइम फॉर डेमोक्रेसी एंड इट इज प्रेजेंट इज द एज ऑफ विनर्स एंड लूजर्स and odds are stacked in favor of the already fortunate. तो ये थ्योरी ऑफ राइट्स में अगेन ये आएंगे, थ्योरी ऑफ इक्वलिटी में अगेन ये सब चीज़ें आएंगे और ये रॉबर्ट नोजिक को मतलब लगता है काउंटर कर. स्टॉल्ड दिस मेरिट सिस्टम हैज स्टॉल्ड सोशल मोबिलिटी. इट इज अ लाई दैट यू कैन मेक इट इफ यू ट्राई. ठीक है, बात सही है. डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ओपन है, यू कैन मेक इट इफ यू ट्राई, यू कैन बिकम प्रेसिडेंट इवन. That's there. Consequence is anger. So what are the consequences of these kinds of things? There is anger, frustration. That on society level and political level we find populist protest, Brexit, election of Donald Trump can also be inferred to these things because of frustration etc. So it is time to rethink the attitude towards success and failure. And the hubris means all the chaos a meritocracy generates among the winners and the harsh judgment it imposes on those left behind. वो बोलते हैं ना रॉबर्ट नोजिक कि we should not compensate for their brute मतलब कि they should not be compensated for their choices. जैसे कि प्रीलिम्स फेल हो गया तो पढ़ा ही नहीं, मतलब बस प्लेन बोलना, मुंह खोलना था, बोल दिया. तो hubris a meritocracy generates among the winners and the harsh judgment it imposes on the left behind. A role of luck in human affairs. Yeah, role of luck is there. So there is need ethics of humility, politics of the common good should be there, and there is need of civic virtue. Means civic virtue I can't explain it in its proper term. What does he refer by telling this term? So this is technical term. Civic virtue should be there. Means we should respect everyone's standings. We should respect their luck, bad luck, whatever there. We should compensate, try to compensate. Yeah, these might be those things. So Michael Sandel is a good thing. I think it can be used in answers. एक चीज मतलब इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जो बुक है ना 2020 का, मतलब आई फाउंड इट ऑन यूट्यूब, मतलब रैंडम वीडियो देखते देखते मिल गया था मेरे को. देन आई डिड सम गूगल सर्च यूट्यूब करते, फिर देन आई कुड क्रिएट दिस. तो मैं जो हमेशा सबको बोलता हूँ ना यार कि थोड़ा सा गूगल कर लो, थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लो, वो इसीलिए बोलता था कि ऐसी चीजें यार ये बड़े बड़े स्कॉलर्स कुछ ना कुछ तो लिखते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ अलग अलग. तो इफ एट ऑल अगर सब लोगों ने ऐसा एक एक भी वैलिडेशन कर लिया ना, तो दैट सर्व द पर्पस ऑफ कलेक्टिव स्टडी या फिर कलेक्टिव जो एक्शन कर रहे हैं ना अपन, दैट विल सर्व द पर्पस. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि थोड़ा सा गूगल सर्च करते रहो. जो भी स्कॉलर्स अपन अभी पढ़ रहे हैं, जिसका भी नाम दिख रहा है ना आप लोग को, जैसे मैकेंटायर दिख गया, जस्ट मैकेंटायर देख लो यार, जिंदा है कि नहीं, रिसेंटली उनका कुछ वर्क है कि नहीं, रिसेंटली उन्होंने कुछ बोला है कि नहीं. जैसे सैंडल है, वॉल्जर भी है फॉर एग्जांपल,
तो कोई भी नाम मिले, कोई भी थ्योरी मिले, जस्ट गूगल कर लो या फिर यूट्यूब कर लो, आई एम वेरी श्योर यू वुड कम अप विद समथिंग गुड जो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत। इज दैट क्लियर? यस यस सर। मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी के लिए जो नेक्स्ट मेंस के लिए दे रहे हैं या फिर जो इस बार मेंस के लिए दे रहे हैं, यार पॉलिटिकल साइंस में जो मैम के नोट्स है या फिर जो करंट सिलेबस में है अपने स्टैटिक वाला, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वैलिडेशन करेंगे तो ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। एंड वो हर कोई करता है बट वो पब्लिकली शेयर कोई नहीं करता है until and unless they get selected. So if I am sharing some of my notes with you all, I expect कि आप लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत contribute करो, and that is I think will apply for everybody, है ना? हर कोई चाहेगा कि भाई मैं अकेला क्यों शेयर करूं, बाकी भी शेयर करें। तो प्लीज मतलब सब लोग कुछ ना कुछ तो शेयर करते रहो रेगुलरली ग्रुप में, ठीक है? ओके। Should I move ahead? Michael Walzer is famous for different. Michael Walzer is also famous for spheres of justice, blocking the exchanges. Let's study. Michael Walzer, in his book Spheres of Justice, criticized the universalist approach of Rawls. He tells that justice is what people subscribe to. It should not be abstract. It should not be like philosophy type of thing. E.g. caste system in ancient India, so people subscribe to it. So it should be there. What a vulgar justification. Greece, we had seen that people were giving money for the gymnasium making, but they were not donating to the poor. So people were subscribing to those things, so that should be the justice. That should not be like a universal approach. That should be not like means abstract ideas. Justice is not the science of homogenization, which Rawls try to do. Rather, it is an art of differentiation. So it is not the science of homogenization, it is an art of differentiation. We are one another's equal. We are producers of the meaning, like Foucault's knowledge power theory or Nietzsche's knowledge power theory. And we should respect each other's meanings. So means we are the producer of meaning and we should respect each other's meaning, not impose our values on others. So we can say that democracy is the Western value, human rights are the Western value. We should not impose on Asian society and other societies, whatever it is. Different goods, now it is different goods ought to be distributed differently for different regions by different agents. All these differences arise from different understanding, which is an inevitable product of different backgrounds. So different itself shows that there are inherent differences which must be cherished. Later we shall again study his views in theory of equality. Next is Rawls. Those were the criticisms to which Rawls responded by writing another theory, rather by telling that he reformulated or accommodated the views of liberal means communitarian critics. So he accepted most of the criticisms by writing Political Liberalism book in the year 1993. He now told that this is not universal theory of justice, but it was a political conception of justice are there. Different societies are there, different comprehensive doctrines are there. So what do we understand by comprehensive doctrines? It is kind of way of life, philosophy of life. He also gives the example of liberalism, Christianity, Islam, Judaism as comprehensive doctrine of life. Means these are the doctrines according to which our life are organized, cherished, lived, whatever it is. So now, at least in place of universalism, he goes for comprehensive doctrines by giving different examples like liberalism, Christianity, Islam, Judaism. Okay. So people accept reasonable pluralism to establish overlapping consensus. Liberalism in political space. So means that now he will again accommodate that it is not universalistic grand idea. Now he will go for reasonable pluralism is there.
Means pluralism is there, but it should also be reasonable. That he tells that the existence of different communities having different comprehensive doctrines is called reasonable pluralism. Means they are existing with their ideas, respective ideas, comprehensive doctrines, yet they develop overlapping consensus for political liberalism. It means every society feels that political liberalism should be there. They have some consensus that is overlapping, common to all, and this is political liberalism. So he will again be criticized later. So now he will confine his theory of justice to political affairs only. He tells that theory of justice as fairness is applicable only in political affairs and not in all affairs like personal, religious. It is a kind of thing. Later he will also tell that theory of justice is applicable only in domestic level, at not the international level. We also tells that all the societies are not ready, so he will go for in Western society. May not be able to non-Western, so non-democratic societies means theory is not applicable. So these are those kinds of things. Later, another book was written by him that was Laws of People. Actually, there are cosmopolitan scholars like Charles Beats and Thomas Pogge who had questioned Rawls and by opining about global justice. He questioned Rawls just by pointing the third principle of inequality difference principle, that since there is difference between global north and global south, so will Rawls go for the taxation on the global north to compensate global south? Means it was kind of common but differentiated responsibility, historical responsibility kinds of thing. But he told that Rawls told that this theory is limited only to nation state, domestic sphere. He gives certain principles which can be applied while interacting with decent people. So what are those basic principles in international affairs? So John Rawls tells that in his book, this Laws of People, they should respect each other's sovereignty, means each nation's sovereignty, non-interference in domestic affairs, respect treaties, which is international laws like things, conventions, etc. Observe international code of conduct like conventions, prisoner of war type things, and help at the time of natural calamities. So we can again infer that Sandel was right in telling that Rawls himself was not detached from US liberal values. Actually, explanation behind why the why the global north should not contribute for the global south is giving the explanation that the prosperity of a north is not exploited by prosperity of north is not by exploiting the south. That's why north is not morally obliged to help the south, just like progressive taxation to the north and giving that benefit to the south. With respect to international theory, means that he come near to the theory of logic. Means Yes, libertarians, atomistic, individual, self is prior to community like things. So nation is prior to international society. Hadley Bull had given the concept of anarchical society, but yeah, he didn't go for that idea. Otherwise, he would have also given his universal conception of justice. That could not be become universal. Next is, what is there? What is there? I'm unable to figure it out. Explicate. I think I will not be able to read it. You got the question, right? Yeah, explicate communitarian's conception of justice. Justice. हाँ सर, वो that's will be quite good. ठीक है. क्वेश्चन है एक्सप्लिकेट द कम्युनिटेरियन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस. तो बेसिकली ये जो भी आंसर्स लिखे हैं ना, ये तुषार गुप्ता सर के नोट्स में से है, तो आंसर उन्हीं के हैं. ठीक है. आई जस्ट रीड. Justice is the
architectonic idea of political theory, right from Plato to Amartya Sen. Rawls described justice as fairness. Communitarianism emerged as a movement and critique of liberalism. Communitarian scholars have criticized Rawls' theory of justice mainly on two issues. One, his conception of self, and second, his conception of community. Rawls, like other liberals, believes that man is an abstract individual, completely independent from his community. Communitarian scholars like Michael Sandel, on the other hand, say that man is embedded self, situated in customs and traditions of the community. Rawls considers that right is prior to good. That is, right of an individual is prior to good of the community. However, communitarian scholars say that man's good is not independent of the good of his community. तो आई थिंक यहाँ पे जो डाउट्स है सॉल्व हो गए होंगे होपफुली. Liberals take a mechanist view of community, and so Rawls prescribes universal principles of justice. Whereas communitarian scholars like Michael Walzer says that conceptions of justice are not abstract but embedded in our community. Example, caste system may be wrong, but it is accepted because it was socially acceptable. They suggest to take cultural relativist approach to principles of justice and not impose the principles on everyone. Rawls later modified his conception to include the cultural relativist approach, which is necessary in today's multicultural societies. बुक का नाम क्या है? Political Conceptions, right? ठीक है. पॉलिटिकल लिबरलिज्म ना? हाँ, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, करेक्ट. आगे देखते हैं. सोशल जस्टिस डिपेंड्स अपॉन ओवरआर्चिंग कंसेंसस among cultural, religious, and ideological groups. Explain. Rawls was considered as one of the greatest scholars of 20th century. He considered that society based on utilitarian principle was unjust and compromised with human dignity. So he gave his principles of justice, which were to be followed in the lexical order consisting of maximum equal liberty, equality of opportunity, and different principle. He said that these principles of justice were applicable everywhere, and so he established that liberalism was the most rational way of life. However, communitarians like Michael Sandel criticized Rawls for not considering man as embedded self. They said that man's conception of justice is not independent of his community, and so cultural relativist approach was required. Rawls later in his book Political Liberalism accepts the communitarian critique. He says that on the one set of principles cannot be applicable to all communities in all spheres. He limited his theory to liberal countries and gave the concept of overlapping consensus. ठीक है. He considered that people were free to follow their own comprehensive doctrines in personal sphere, but justice as fairness principle can be accepted in the political life. Rawls says that political conception of justice is a free-standing idea, and it resemblance to liberalism was a coincidence. He says that liberalism is the best way to reach a consensus as it involves democratic debate and people respect reasonable pluralism. He says that only with overlapping consensus is stability possible. Overlapping consensus, how followers of different comprehensive doctrines like religion, culture, which may be incompatible with each other, can agree on political principles of justice. ये meaning है overlapping consensus का. He says that reasonable people will agree that liberalism was the best political system. Overlapping consensus is the best support of social stability that a free society can achieve. Criticism. Marxist scholars criticize political liberalism for providing justification of liberal institutions. Critics say that Rawls' explanation is too simplistic, considering the plurality of doctrines that exist in multicultural societies. इसको मैं एक बार समराइज कर दूं इस आंसर को, या जरूरत नहीं है? कर दीजिए सर शॉर्ट में. ठीक है. तो क्वेश्चन देखा अपन ने कि सोशल जस्टिस जो है एंड ओवरआर्चिंग कंसेंसस की बात कर रहे हैं. फिर इंट्रो में रॉल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्रेटेस्ट स्कॉलर 20th सेंचुरी का. उन्होंने जो
प्रिंसिपल्स अप्लाई किए अनजस्टिस ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पे बोला कि 3 प्रिंसिपल दिए लेक्सिकल ऑर्डर में। उन्होंने बोला कि एप्लीकेबल एवरीवेयर होगा, लिबरलिज्म बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म लिखा, माइकल सैंडल एम्बेडेड सेल्फ बोलते हैं। फिर कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच की जरूरत है। रॉल्स ने एक्सेप्ट कर लिया इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म कि भाई ओनली इन वेस्टर्न सोसाइटीज एंड ओवरलैपिंग कंसेंसस का आइडिया दिया। फिर ही कंसिडर्ड पीपल शुड फॉलो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्राइन्स इन पर्सनल स्फीयर। फिर एंड पॉलिटिकल स्फीयर में, पॉलिटिकल लाइफ में जस्टिस एंड फेयरनेस अप्लाई करो। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रिंसिपल्स है ये फ्री स्टैंडिंग आइडिया है, लिबरलिज्म साथ में मिलता जुलता जो दिख रहा है, दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओनली डेमोक्रेसी कैन प्रोवाइड डेमोक्रेटिक डिबेट एंड रीजनेबल प्लूरलिज्म। ठीक है, मार्क्सिस्ट ने क्रिटिसाइज करा फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशंस। क्रिटिक्स से रॉल्स एक्सप्लेनेशन टू सिंपलिस्टिक considering the plurality of doctrines that exist in multicultural societies. So yes, that's it. आखिरी एक क्वेश्चन है, एक बार देख लो, कोई पढ़ लेगा इसको? Yes sir. Actually I think this question should be dealt after na question theory of liberty equality it against कोई नहीं, एक बार पढ़ लो बस एक बार। ठीक है। So relationship between justice equality and liberty तो ठीक है, चलता रहेगा। तो टू स्कूल्स थॉट है, एक बोलेगा दोनों ठीक है, लिबर्टेरियन बोलेगा कि लिबर्टी लाओ, मार्क्सिस्ट बोलेगा इक्वालिटी लाओ, और सोशल लिबरल बोला ठीक है बैलेंस बनाता हूँ रोल्स के थ्रू, जेसेन के थ्रू, डॉर्किन के थ्रू। तो लिबर्टेरियंस में, न्यू लिबरल्स में लॉजिक है, वो बोलते हैं जस्टिस एज लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने जस्टिस को डिफाइन ही कर दिया कि व्हाट इज जस्टिस, तो इट इज लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसी को मार्क्सिस्ट पकड़ेगा कि नहीं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम शुड बी देयर। लॉजिक बोलते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज आर एंटीथेटिकल। इफ वी गो फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी विल बी कॉम्प्रोमाइज, इफ वी गो फॉर लिबर्टी देन इक्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज। सो देयर इज नीड ऑफ मिनिमल स्टेट सोशल, बिकॉज सोशल जस्टिस इज मिराज, state should not intervene, progressive taxation is bonded labor, or Rutherford, Murray Rutherford या Rutherford, I forgot that, कि central bank is legislative fraud. Marxist both Rutherford, okay sir, thank you. वो क्या बोलते हैं, gang of thieves and central bank को क्या बोलते हैं? Legislative fraud. Correct. ठीक है। We can again terms Sumner's drunkard and Herbert Spencer's survival of fittest. Marxist tells that justice is equality of outcomes. So what we are observing ना, theory of equality, theory of justice are intermingling in आ रहा है इसे टाइप का। Justice as equal, justice, what is justice? So it is equality of outcomes, and liberty and equality are actually false consciousness. So he purposefully uses the term freedom, freedom from necessities, remove the alienation. There is no need of class, there is no need of state. Social liberals now he will strike the balance in our answer. So we while answering, so later we strike balance between both. So in theory it was balanced by Rawls and Sen. Social liberals was justice as fairness in his article justice and fairness. तो आर्टिकल में लिखा ही होगा ढेर सारी चीजें, लेकिन उन्होंने बोला जस्टिस जो है फेयरनेस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो प्रोसेस पे फोकस कर देगा, प्रोसेस फेयर होना चाहिए। यहाँ पर अमर सेन पकड़ लेंगे तुमने कि आपने नीति को पकड़ लिया, न्याय को छोड़ दिया। रॉल्स बोलते जस्टिस इज फेयरनेस और जस्टिस एज फेयरनेस, आर्टिकल का हेडिंग था तो हमने वही पकड़ना है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे 3 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं लेक्सिकल ऑर्डर में। मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, इससे वो दिखते कि वो लिबरल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर वो लिबरल है। डिफरेंस प्रिंसिपल यानी वो सोशलिस्ट भी यानी सोशल लिबरल है। सो इन लेक्सिकल ऑर्डर में है तो सोशलिज्म को थोड़ा सा लास्ट में रखते हैं। सेन, अमर्त्य सेन टेल्स दैट ठीक है ये है वो है, तो क्रिटिसाइज कर ही दिए, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो यहाँ पर फिर इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम घुस गया जस्टिस के नाम पे। और उन्होंने बुक भी दिया था आइडिया ऑफ जस्टिस, तो उन्होंने बोला डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग which must lead to level playing field. So we shall study again in equality. So he both of two. The third social liberal is Dworkin. He goes that initially resource should be distributed equally. So that is resource egalitarianism. Now conclusion of the answer is that as all the relationships and all the theories, this relationship is also contested. And in Indian context, Indian constitution is near to social liberals. There is balance and welfare state, whatever it is, preamble, DPSP, FDF or whatever can.
So here you can include state sentences like liberal sacrifice equality for the sake of liberty. He tells that progressive taxation is bonded labor. Socialists sacrifice liberty for the sake of equality by going for social ownership, whereas social liberals like Rawls strike the balance between the two in his theory of justice and justice as fairness. So in Rawls, liberty and equality complements justice. This is a quite interesting statement. Liberty and equality complements justice. That's it. Anything to add? Yes, I would like to add on on the concept of overlapping consensus. तो इसका एक एग्जांपल मैंने नोटिस करा, जैसे बोलते हैं कि एग्री ऑन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो हमारे यहाँ पे जो अयोध्या वर्डिक्ट आया कोर्ट का, तो कोर्ट वर्डिक्ट वाज रिस्पेक्टेड अक्रॉस कम्युनिटी लाइंस, अक्रॉस कास्ट रिलीजन, सारे लाइंस के अक्रॉस उसको एक्सेप्ट करा। तो हमारे यहाँ ये कंसेंसस है, ओवरलैपिंग कंसेंसस जुडिशरी को लेकर। I think very interesting example you had given means we are living according to our comprehensive doctrines, yet had some consensus which were overlapping on the judgment of judiciary. Quite apt. Any other examples? Anything else to add? Anybody else? Anybody else wants to add anything? किसी को कुछ ऐड करना है क्या? Sir, in Indian context, Gandhi ji talked about human dignity. Correct. रिमूविंग अनटचेबिलिटी वगैरह कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बोल सकते हैं ना, वो सब भी मतलब एक वेज ऑफ जस्टिस है। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या फिर?